हेलो। हेलो।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट में आपने क्या लिखा था? आगे आप लिख लीजिए जहां पे आपने लिखा था। इसे में लिख लीजिए। इसके द्वारा जो आपने लिखा था उसी के आगे लिख लीजिए। इसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों इसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की विशेष उत्थान अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के विशेष उत्थान का दायित्व भी राज्य को सौंपा गया। विशेष उत्थान का दायित्व भी राज्य को सौंपा गया। अब जो बात ध्यान रखने की ये है, यदि अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग, सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्ग, अब पहली बार इसका मतलब ये है कि अगर कोई उच्चतम न्यायालय का निर्णय हो तो उसको बदलने का एक तरीका हमारे पास है कि संसद संविधान का संशोधन कर दे, क्योंकि संसद जनता की इच्छा को रिप्रेजेंट करती है। तो पहला संविधान संशोधन हुआ, क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15 जोड़ा गया। अब इसमें कह दिया गया कि सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्ग। अब सवाल ये था कि जो शब्द का प्रयोग किया गया सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़ा वर्ग, क्लास, दिल्ली में आपने जाति देखा या वर्ग देखा? दोनों में फर्क है क्या? कोई क्या फर्क है? याद रखिएगा। अच्छा, आप घर वगैरह जाते हैं किस ट्रेन से जाते हैं, वो फ्लाइट से जाते हैं? बहुत अच्छी बात है। तो ट्रेन में जाते हैं तो रिजर्वेशन के साथ जनरल में एसी सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। कहाँ से? बात सीधी सी है, आप याद रखिए। और कितने ऐसे बच्चे हैं जो वजीराबाद रहते हैं? कितने ऐसे बच्चे हैं जो मुखर्जी नगर रहते हैं? अब सवाल ये है, ये बताओ मेरे बच्चों, जो लोग मुखर्जी नगर रहते हैं उन्होंने वजीराबाद को नहीं देखा है? किराया ज्यादा कहाँ है? इसका मतलब है क्लास का फर्क है कि नहीं है? जब समाज का डिवीजन इकोनॉमिक आधार पर किया जाए, आर्थिक आधार पर किया जाए, तब इसे कहते हैं क्लास। और आपकी पूरी जद्दोजहद क्लास चेंज करने के लिए तो है, क्लास नंबर 1 को क्लास नंबर 3 में शिफ्ट करने के लिए नहीं। क्लास का मतलब है इकोनॉमिक स्टेटस को बढ़ाने के लिए। और पूरा जीवन यही तो है। मकान मालिक एक क्लास है और किराएदार एक क्लास है। तो कहते हैं वर्ग। और आप याद रखो, आईएएस एक क्लास है। मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, इंदिरा विहार आसपास देख लेना, कोई आईएएस ऑफिसर नहीं रहता यहाँ पे। आईएएस ऑफिसर अपने लगे मिल के ऐसी जगह घर बनाते हैं जहां आम लुक्कड़ फुक्कड़ लोग नहीं रहते वहां पे। आईएएस अधिकारियों के बच्चे दिल्ली की एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, संस्कृति। बाकी बाकी सब संस्कृत स्कूल का भी नाम है।
संस्कृत स्कूल का भी नाम है, साउथ दिल्ली में है। तो इसका सीधा सा मतलब है, यही तो क्लास का डिफरेंस है दोस्तों। और बाकी हिंदुस्तान के सारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? गदैया गोद में। गदैया गोद आपने सुना है कि नहीं? गांव के प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे नाक साफ करते हुए चले जाते थे, उनके लिए क्लास। अब देखो आजकल गदैया गोल का मतलब है प्रेप, इंग्लिश की भाषा में कहा जाए तो क्या होगा? प्रेप। तो जो आजकल जो अंग्रेजी के लोग कहते हैं जो प्रेप स्कूलिंग है, प्री नर्सरी, उसको गांव की भाषा हम लोग क्या कहते थे? गदैया गोल। इसका मतलब है जो कुछ भी नहीं जानता, जो केवल नाक पोंछते हुए स्कूल में चला आया है। और सच मानो आज भी हिंदुस्तान के तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पेड़ के नीचे स्कूल चलते हैं, और बाकी दिल्ली में 5 स्टार जैसे होटल जैसे स्कूल हैं। क्लास का डिफरेंस ही तो है। तो पूरी आपकी जीवन के जद्दोजहद किस लिए चल रहा है? क्लास चेंज करने के लिए। और मेरी बच्ची कल रो रही थी। क्लास का ही तो मुद्दा है। जिस दिन क्लास चेंज हो जाएगा सारा भूल जाएगी। यही फर्क है। अब लेकिन सवाल यह है कि भारतीय समाज में क्लास, सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़ा वर्ग कहाँ ढूंढा जाए? अब ये चैलेंज आया कि भाई सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़ा वर्ग क्या ढूंढा जाए, विशेष उपाय का मतलब क्या है? तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में लिखा गया सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़ा वर्ग। अब सामाजिक रूप में बातों को ध्यान सुनने की आवश्यकता है। सामाजिक रूप में पिछड़े वर्ग का मतलब है कि सामाजिक व्यवस्था में आप निचली जाति में है, तो सामाजिक पिछड़ापन है। हमारे ऐसा माना गया कि समाज जाति व्यवस्था पर है, तो जो उच्च जाति में है वो अगड़े हैं, जो पिछड़ी जाति में है वो पिछड़े हैं। तो अगर मान लीजिए जाति व्यवस्था में कोई पिछड़े में है तो सामाजिक रूप में पिछड़ा है। पूरी दुनिया में इस्लाम में कहीं जातियां नहीं थी, भारत में इस्लाम में भी जाति है। मौलवी लोग उसको मानते नहीं, उसमें भी जातियां हैं। इसलिए आप देखेंगे मंडल कमीशन में मुस्लिम्स को भी रिजर्वेशन का शेयर मिलता है। उनमें भी ऐसा नहीं है कि अंसारी की शादी खान से हो जाएगी, पठान से हो जाएगी, नहीं होती। तो डिफरेंस वहां भी है, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कम कठोर डिफरेंस हो। इसका मतलब है कि हमारे समाज में जाति, जो पिछड़ी जाति थे उसे ही पिछड़ा वर्ग मान लिया जाए, और जो समाज में पिछड़ गया वो शिक्षा के भी अवसर कम पाएगा। इसलिए सामाजिक रूप में पिछड़ेपन का मतलब है कि छोटी जाति में होना। शैक्षिक पिछड़ेपन का मतलब है कम पढ़ा लिखा होना। और अगर दोनों कंडीशन को मिला दिया जाए तो आर्थिक पिछड़ापन अपने आप हो जाएगा। अगर जो छोटी जाति में पैदा हुआ, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग में, क्योंकि और उसके पास शिक्षा के अवसर भी कम आए, तो जब सामाजिक हैसियत शिक्षा दोनों अवसर कम है तो इकोनॉमिक रूप में गरीबी अपने आप आ जाएगी। तो हमारे संविधान ने यह माना कि पिछड़ापन मूलतः सामाजिक शैक्षिक होता है, आर्थिक नहीं होता। लेकिन समय के साथ वो भी चीज़ें बदल गई। आजकल तो आप देखेंगे भारतीय समाज में बड़ा चेंज आया है, और भारतीय समाज धीरे धीरे गांव, ग्रामीण समाज से शहरी समाज तरफ आगे बढ़ रहा है। 1947 के आसपास 80% लोग गांव में रहते थे, आज शहरों में लगभग 50% लोग आ गए हैं। तो सर आपने यहाँ पे देखा, गांव में तो आप कास्ट देखते होंगे, मुखर्जी नगर में आपने क्लास देखा या कास्ट देखा? कोई ये नहीं पूछता आप किस जाति के हैं, कोई पूछता कितना किराया दे सकते हैं। प्रॉपर डीलर क्या पूछता है? और कितना किराया दे सकते हैं बताइए। महल चाहिए, खोपचा चाहिए, फ्लैट चाहिए, 2 मिनट में दिला देते हैं। यही तो क्लास है। तो अब सवाल है कि पिछड़ापन किस आधार पर तय किया जाए, ये डिबेटेबल है। और सबसे बड़ी समस्या हुई अनुसूचित जाति जनजाति को ढूंढने में नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति का मतलब शेड्यूल, जिन्हें अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अनुसूची में रखा था, वो अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति का मतलब है, इनको आप कई शब्दों में कह सकते हो। अनुसूचित जाति का मतलब है कि जो हिंदुस्तान में 4 वर्ण में किसी भी वर्ण में शामिल नहीं थे, उन्हें अनुसूचित जाति कहा गया। गांधी ने हरिजन का नाम दिया, संविधान ने इन्हें अनुसूचित जाति कहा। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित कहते थे, नाम अलग अलग है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति का मतलब है, अनुसूचित जनजाति का मतलब है जंगलों में रहते हो, समाज की मुख्य धारा से दूर हो, जिनकी विशेष कल्चर हो,
और स्वाभाविक रूप में अगर कोई समाज के मुख्य धारा से दूर होगा, जंगलों में होगा, विशेष कल्चर होगा, तो आर्थिक रूप में पिछड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये अनुसूचित जनजाति का मतलब है। लेकिन सवाल ये है, क्या राजधानी में रहने वाला भी कोई व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का हो सकता है? भाई अगर वो सीधे पढ़ने आया हो तो हो सकता है, लेकिन अगर जिसकी 3 पीढ़ियां दिल्ली से लगातार रह रही हैं और अगर वो बड़े पद पर है, क्या वो भी अनुसूचित जनजाति ही है? तो आप देखिएगा, इसलिए हमारे यहाँ पिछड़ेपन को, डिवीजन को लेकर लगातार मतभेद आते हैं कि कैसे पिछड़ापन माना जाए, सामाजिक, शैक्षिक या आर्थिक मान लिया जाए। हाँ, एक टेक्निकल डिफरेंस दिखता है। जो आर्थिक रूप में पिछड़ा होगा वो सामाजिक रूप में पिछड़ा हो जरूरी नहीं है। बात स्पष्ट हुई? कैसे? जो आर्थिक रूप में पिछड़ा हो सामाजिक रूप में पिछड़ा होगा जरूरी नहीं है, ये बात मैंने कहा। आपको बात स्पष्ट हुई? कैसे? बहुत अच्छा बताया, मुझे समझ में नहीं आया कुछ। सही बात है। इसका मतलब है भाई गांव में तो किसी जाति का व्यक्ति गरीब हो सकता है ना। और कई बार ऐसा भी होता है, एक जमाने में मैंने देखा कई लोगों के पास हाथी थे, बड़े बड़े सब, लेकिन सब कुछ चला गया अलग अलग कारणों से। यानी वो आर्थिक रूप में गरीब है। जो भी हमारे यहाँ कोई बेरोजगार बच्चा है, किसी के पास आवास नहीं है, किसी के पास घर नहीं, आर्थिक रूप में पिछड़ा है वो, लेकिन उसके लिए सामाजिक व्यवस्था उत्तरदायी है ये जरूरी नहीं है। अब आप याद रखिए, आप आए हैं दिल्ली में, और स्वाभाविक रूप में दिल्ली में आने वाले बच्चे एक मध्यम परिवार से होते हैं, एक लेवल तो होता ही उनका, तभी दिल्ली अफोर्ड कर पा रहे हैं। अब दिल्ली आप आए और आपने कहा चलो दिल्ली पहले देख लेते हैं, पढ़ते लिखते रहेंगे। जवानी बार बार थोड़ी आएगी। अरे पढ़ना पढ़ना क्या, सर तो रोज ही 11 बजे बुलाते हैं, सर के पास कोई काम नहीं है, और बिला वजह वही पॉलिटी वही पॉलिटी। अरे पहले पढ़ो अच्छे से, पहले घूमो, सैर करो, और घूमा उसके बाद 2-4 साल बाद क्या हाल होगा। तो भाई दोस्तों यही, अगर अभी घूम लोगे तो बाद में नहीं घूमने को मिलेगा। इसका मतलब अगर इस कारण से किसी की स्थिति खराब होती है तो खुद उत्तरदायी है, समाज उत्तरदायी है। इसका मतलब आर्थिक पिछड़ेपन के पीछे कहीं ना कहीं अगर जो कोई व्यक्ति जो आर्थिक रूप में पिछड़ा है, जरूर एक सामाजिक रूप में पिछड़ा हो। और हमारे गांव में तो एक अजीब सी टेंडेंसी है, कई बार आप देखिएगा, पता है पूजा करने वाले पंडित जी, पूजा करने वाले पंडित जी की न साइकिल ठीक है न टायर ठीक है, ढक 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 कर रहा है, फिर भी पंडित जी नमस्कार, पंडित जी नमस्कार। सामाजिक हैसियत ज्यादा है, आर्थिक हैसियत है ही नहीं है। लेकिन जिसकी सामाजिक हैसियत कमजोर होगी उसकी आर्थिक हैसियत भी पिछड़ी हो सकती है। उल्टा हो ऐसा संभव नहीं है, उल्टा हो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए पिछड़ापन कैसे तय किया जाए ये डिबेट का पॉइंट रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति हमारे यहाँ से, और क्यों शेड्यूल, किस शेड्यूल, जब अनुसूचित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में अंग्रेजी सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति को क्लासिफाई कर दिया था, तो अनुसूचित जाति जनजाति को ढूंढने की आवश्यकता कभी हुई ही नहीं। उनकी सारी सूची अंग्रेजों ने बना दी थी। लेकिन ये पिछड़ी जाति कौन, पिछड़ा वर्ग कौन? अगर पिछड़ा वर्ग को पिछड़ी जाति मान लिया जाए तो अब आखिर में अच्छा अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े हैं या नहीं है? हैं? तो ये पिछड़े वर्ग फिर कौन है? अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा ही हो गया। तो इसलिए आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में देखेंगे सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़ा वर्ग भी आ रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति भी आ रही है। तो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े हैं या नहीं है? इसमें दोनों शब्द को आप देखेंगे, एक तो क्या है सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े, पिछड़े हुए नागरिक। दूसरा क्या है अनुसूचित जाति और जनजाति। तो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े है या नहीं है? ये भी पिछड़े ये भी पिछड़े, दोनों पिछड़े। यानी पिछड़ों में पिछड़ा, पिछड़ों में अगड़ा। तो पिछड़ी कोई होमोजेनियस कैटेगरी है, एकीकृत श्रेणी है, या उसमें भी विभाजन है?
अच्छा, पिछड़ों में पिछड़ा, पिछड़ों में अगड़ा, अगड़ों में अगड़ा। अब जरा सोच के देख, कैसा जलेबी बन गई, एक अगड़ा एक पिछड़ा, एक पिछड़ों में पिछड़ा। अब सब अलग अलग रहा है। अनुसूचित जाति में महादलित, दलितों में महादलित। हमने कहा ये कौन सा आइडिया है भाई? तो बिहार सरकार ने कहा नहीं, ये जो पता नहीं कौन कौन जातियां कर दी। अब लोग कह रहे हैं नहीं, अनुसूचित जाति में भी ज्यादा पिछड़ा। इसलिए पिछड़ा कौन है वो ढूंढना उतना मुश्किल है जितना मुश्किल अपने सर के बाल गिनना है। लेकिन फिर भी दावा तो होता है, सरकार के प्रयास तो है। तो आप याद रखिए, जब पिछड़ों में विवाद है तो पिछड़ा गिनना इतना आसान होगा नहीं। हमारे संविधान ने आधार बना दिया है, संविधान ने आधार बनाया है, लेकिन ये तलवारें तो खिंची रहती हैं। और खासतौर पर जहाँ पॉलिटिक्स हो वहाँ तलवार अपने आप खींचेगी। और इसमें पॉलिटिक्स क्या है कि संविधान अलग है, बिना पॉलिटिक्स समझे आप संविधान देख नहीं सकते। और पॉलिटिक्स आपको बार बार देखना भी चाहिए, क्योंकि कई बार पीटी में भी पॉलिटिक्स सवाल आते हैं। और पॉलिटिक्स ये है आज की डेट में, जिसको पिछड़ों का समर्थन मिलेगा वही सरकार में जाएगा। इसलिए ये बताइए कौन सी पार्टी ऐसी है जो ये नहीं कह रही कि हम पिछड़े हैं। और पहली बार मोदी जी ने क्या किया कि भी अभी लालू लालू ने कहा मैं पिछड़ा, मुलायम ने कहा कि मैं पिछड़ा, और रामविलास पासवान ने कहा मैं पिछड़ा। मोदी ने कहा मैं पिछड़ा, उनका ना 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 ये पिछड़े नहीं है। मोदी ने कहा मैं भी पिछड़ा, कोई ये कही नहीं रहे मैं अगड़ा। सब क्या कह रहे हैं? पिछड़ा। क्योंकि जिसको पिछड़ा का समर्थन मिलेगा वो सरकार बनाएगा। और आप याद रखिए, जब जब ये यहाँ पे मोदी जी की सरकार आई तो उनसे कहा गया यार ये कौन सी बात है, आप कैसे करो पिछड़ा पिछड़ा पिछड़ा, आप कहाँ पिछड़े हो? उनका लो एग्जाम्पल देते हैं, उनका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाओ भाई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया। इस समय भारत के सारे मुख्यमंत्रियों की सूची बनाइए, उसमें 99% मुख्यमंत्री कहां से हैं? पॉलिटिक्स किसकी है? पॉलिटिक्स संविधान को बदलेगी या संविधान पॉलिटिक्स को? इसलिए बहन जी ने नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूतो चार। लेकिन बाद में मान नारा बदल दिया। बाद में बहन जी ने देखा कि फिर ऐसे तो अलग अलग हो, केवल अनुसूचित जाति जनजाति के वोट से मैं चुनाव जीत नहीं पा रही हूँ। नारा बदल दिया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। पॉलिटिक्स से इसे याद रखो। तो और जब ये मामला बिहार तक पहुंचा, लालू प्रसाद ने कहा मैं पिछड़ा, नीतीश कुमार ने कहा मैं पिछड़ों में पिछड़ा। एक खास बात है, एक बात देखो, अब इसमें थोड़ी समय बात जाति की करनी, पर पॉलिटिक्स ये है नॉर्थ इंडिया में। अच्छा, पिछड़ों में जब आप जाएंगे दक्षिण भारत में, हमारे यहाँ बड़ी विडंबना की बात है, दक्षिण भारत में चले जाओ, कर्नाटक, तमिलनाडु, वहाँ के पिछड़े और उत्तर भारत के पिछड़ों में कोई तुलना ही नहीं है। बड़ी परिस्थितियों का फर्क है बहुत ज़्यादा। तो पहले हमारे यहाँ पिछड़ों की पॉलिटिक्स का आधार जाट के हाथों में, चौधरी चरण सिंह नेता, चौधरी चरण सिंह इसलिए बड़े नेता बन गए पिछड़ों के। बाद में ये छीन लिया यादवों ने। अब जब यादव ने छीन लिया तो बाकी जातियों ने कहा यार ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, मलाई सब यही खा रहे हैं। इसे अब याद रखिएगा, बहन जी सत्ता में कैसे आई थी? यूपी में न तो बहन जी को न तो योगी को यादव ने समर्थन कभी नहीं दिया, बाकी बाकी जातियों ने मिलकर समर्थन दिया। इसलिए लोकतंत्र खास बात है। पहले सत्ता अगड़ों से पिछड़ों ने छीनी, देश जब आजाद था सारी जातियों के मुख्यमंत्री ऊंची जाति के थे। आप एक एक राज्य की लिस्ट निकाल के देख लीजिए। अब उनसे पिछड़ों ने छीना, अब इसलिए और पिछड़ों ने छीन लिया। इसका एग्जाम्पल देखिए, अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था, अखिलेश भैया ने बड़ा जबरदस्त काम किया। अखिलेश ने क्या किया, अपने परिवार के अलावा किसी यादव कैंडिडेट को चुनाव में उतारा ही नहीं। तो अब सवाल है कि बाकी लोगों के, इसका मतलब फायदा किसको हुआ? गैर यादव पिछड़ी जातियों को वैसे ही फायदा हुआ, ऐसे फायदा हुआ। यही डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन है मेरे बच्चों। अब दलित जैसे पढ़ लिख रहे हैं, उनका ना पिछड़ों में पिछड़ा, दलित में महादलित। यही लोकतंत्र की खास बात है, जो नीचे वाला व्यक्ति है वो ऊपर आता ही रहेगा।
और ऊपर वाला नीचे जाएगा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि भाई एक बार जो पॉलिटिक्स में अगर नीचे चला जाएगा, ये डेमोक्रेसी का ट्रांजिशन है, हल्ले हल्ले चेंज हो रहा है, पता भी नहीं चलता। और फिर ये हुआ, महिलाओं ने कहा भाई हम कौन सा पिछड़े 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 कर रहे हो। महिलाओं ने कहा हम सबसे पिछड़े, हमारी कोई बात ही नहीं कर रहा है। लोगों ने कहा ना बहनों, बिना आपकी बात किए हो नहीं सकता। हमने मोदी जी का क्या, मोदी जी क्या करते हो, महिलाओं की बात नहीं करते हो। कहा लो लखपति दीदी, हम कैसे बात नहीं चलेगी, और कोई आइडिया बताओ। कहा नारी शक्ति बंधन अधिनियम। इसलिए महिलाओं का वोट लेने के लिए किया गया था, लेकिन महिलाओं ने वोट दिया नहीं दिया, कंफ्यूजन की बात है। इसका मतलब है मेरे बच्चों, बिना संविधान को बिना पॉलिटिक्स से समझ सकते हो क्या? पॉलिटिक्स जाएगी तभी संविधान चलेगा। कैसे? लिखने की बात है। क्या लिखा आपने? हाँ, हेडिंग हेडिंग चेंज कर लीजिए। पिछड़ेपन का आधार, हेडिंग है पिछड़ेपन का आधार। पिछड़ेपन का आधार, पहला पॉइंट, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में पिछड़ेपन को परिभाषित नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में पिछड़ेपन को परिभाषित नहीं किया गया है। अच्छा, लॉजिक की बात आपको बता दें, ये कैसे हम लॉजिकल गेस करके हम उत्तर सही कर लेते हैं। संविधान में किसी चीज को परिभाषित नहीं किया गया। पीटी में एक बार सवाल आया था, भारतीय संविधान में लाभ के पद को परिभाषित किया गया है? नहीं किया, सीधा उत्तर का तो नो। ये कैसे लॉजिक से बात बनती है कि अगर कभी अब आपको अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये भी शायद एक बार सवाल पूछा गया था, कूलिंग कम कर दो तो यार। ना ना, कई बार तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं ट्रेन का कोई अटेंडेंट हूँ। पंखा चलवा दो, पंखा बंद कर दो, कूलिंग कम कर दो, चाय कॉफी, बस चाय कॉफी वाली बात मैं नहीं दिलवा पाता। वो भी लगता है जल्दी इंतजाम होने वाला है। क्या लिखा आपने? हाँ, तो मैं जो बात बहुत इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा था, कहाँ से कूलिंग वाला मामला आ गया। तो आपको याद रखिएगा, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान क्या है, ये सूत्रवत लिखा गया है, इतने बावजूद ना बड़ा हो गया। संविधान में परिभाषित करने की आवश्यकता, भाई संविधान में परिभाषा की आवश्यकता क्यों नहीं है? संसद बताएगी, न्यायपालिका बताएगी समय समय पर। तो इसका बेस दे दिया गया था। लॉजिकल बात है, किसी भी चीज को परिभाषित नहीं किया गया है तो कुछ चीजें हमेशा अंडरस्टैंडिंग होती है, इसलिए मेन से पढ़ते हैं। पीटी का आधा भाग तो वैसे, काम भर का भाग तो पीटी में वैसे तैयार हो जाता है। बाकी अब जान लगा के फैक्ट ढूंढेंगे तो भी आपको नहीं मिल पाएगा। कुछ चीजें तो आपके हाथ में नहीं होती, कितने फैक्ट आप ढूंढेंगे। तो हमेशा लॉजिकल बनिए, कोई चीज क्यों है, क्यों। और मैं आपको हर जगह बताऊंगा, संविधान से ज्यादा लॉजिकल डॉक्यूमेंट कोई है वे नहीं है। इतनी जबरदस्त लॉजिक की बात संविधान में की गई है, तो कुछ भी परिभाषित नहीं है। क्या लिखा आपने? परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 340 में संविधान के अनुच्छेद 340 में यह उल्लिखित है, संविधान के अनुच्छेद 340 में उल्लिखित है कि पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए
पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए राष्ट्रपति के द्वारा एक आयोग का गठन किया जाएगा। पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए राष्ट्रपति के द्वारा एक आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग का गठन किया जाएगा। अगला पॉइंट, इसके लिए राष्ट्रपति ने 2 आयोग का गठन भी किया। इसके लिए राष्ट्रपति के द्वारा 2 आयोगों का गठन भी किया जा चुका है। इसलिए राष्ट्रपति के द्वारा 2 आयोगों का गठन भी किया जा चुका है। पॉइंट नंबर 1, काका कालेलकर आयोग। पॉइंट नंबर 1, काका कालेलकर आयोग। पॉइंट नंबर 1, काका कालेलकर आयोग, ब्रैकेट में 1953। पॉइंट नंबर 2, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग, बीपी मंडल आयोग। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग। बीपी मंडल आयोग, ब्रैकेट में 1979। बीपी मंडल आयोग, ब्रैकेट में 1979। अगले पैराग्राफ से, बीपी मंडल आयोग ने कहा बीपी मंडल आयोग ने कहा कि भारत में जो पिछड़े वर्ग में है वही पिछड़ी जाति में है। भारत में जो पिछड़े वर्ग में है वही पिछड़ी जाति में है। अगला पॉइंट, आयोग के द्वारा पिछड़े वर्गों आयोग के द्वारा पिछड़े वर्गों को या पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए निम्नलिखित आधार का प्रयोग किया गया। आयोग के द्वारा पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए निम्नलिखित आधार का प्रयोग किया गया। ए सामाजिक, बी शैक्षिक, बी शैक्षिक और सी आर्थिक। सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक, 3 आधार का प्रयोग किया और मंडल कमीशन ने लगभग 3000 जातियों को आइडेंटिफाई किया कि जो पिछड़ी जाति से है। लेकिन आपको हम याद दिला दें, फिर वही बात है कि मामला रिजर्वेशन का नहीं है, पिछड़ी जाति को पहचानने का नहीं है। जब आप पैन इंडियन मामला बनाते हो, पूरे भारत में जब आप पिछड़ों को अगड़ों कंपेयर करोगे तो वहाँ पे बड़ी विसंगतियाँ आएंगी। तो मैंने पहले दक्षिण भारत में लोगों ज़्यादा कम्मा है, रेड्डी है। कर्नाटक और आंध्रा के आप जाके फिर पिछड़ी जातियाँ देख लो। हरियाणा में यूपी में बड़े डिफरेंसेस हैं। कहने का मतलब है कौन पिछड़ा है कौन अगड़ा है, डिबेट तो बना रहता है, लेकिन उन्होंने लगभग 3000 जातियाँ दे दी।
और हकीकत की बात यह है, पॉलिटिक्स में देखिए मूल उद्देश्य होता है सत्ता की प्राप्ति, पिछड़ा कौन है गड़ा कौन है बाद में देखा जाएगा, सत्ता की प्राप्ति का पर्पज सबसे बड़ा होता है। बाकी जो पॉलिटी नहीं पढ़ता उसको ऐसा लगता है कि ना ये हमारे लिए ही सारा काम हो रहा है। एग्जाम्पल आगे लिख लेंगे, अगला पॉइंट लिख लीजिए अगले पैराग्राफ से। अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जाति जनजाति को ढूंढने में कभी समस्या नहीं हुई। अनुसूचित जाति जनजाति को ढूंढने में कभी समस्या नहीं हुई। जिसका निर्धारण भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार किया गया था। अब इसमें व्यवहारिक बात बताते हैं जो पीटी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और शायद आईएएस में पूछा गया नहीं, शायद मुझे लगता है पिछली बार पूछा गया था ये बात, और बहुत बेसिक सी बात है। आज की डेट में अगर मान लीजिए आज की डेट में ये बेसिक सी देखा, आप प्रश्न का नेचर अब देखेंगे, एक ऐसी बेसिक सी बात अप्लाइड बेसिक एग्जामिनर सवाल पूछता है, मैं पीटी के एग्जाम में बता रहा हूँ, उस ये नहीं पूछा कि मंडल कमीशन क्या है। इसका मतलब बड़ी व्यवहारिक सी बात उसने उठा के पूछ ली। और व्यवहारिक मामला ये है कि जो व्यवहारिक मुद्दा है कि अगर अनुसूचित जाति जनजाति का कहीं पे निर्माण करना है तो यूपी मान लीजिए, यूपी में किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करना है, भाई लिस्ट तो बन गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35 से, अप्लाई हुई 36 से, तो मुझे किसी जाति को यूपी किसी जाति को मुझे शेड्यूल कास्ट में शामिल करना है, तो क्या तरीका है मेरे पास आज, क्या तरीका है? तो आपको हम याद दिला दें, अगर यूपी बिहार बंगाल मतलब एक प्रोसीजर एक ही है, किसी भी राज्य की अनुसूचित जाति या जनजाति को अगर लिस्ट में शामिल करना है, राष्ट्रपति को अधिकार है वो, यहाँ मुख्यमंत्री को अधिकार नहीं दिया गया है। यहाँ मुख्यमंत्री को अधिकार नहीं है, राज्यपाल को नहीं है, राष्ट्रपति को, संविधान राष्ट्रपति को अधिकार देता है। राष्ट्रपति का आदेश जारी कर देगा, बाद में संसद क्या करेगी, उस लिस्ट को एक्ट में जोड़ देगी। और ये क्यों किया गया? क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर बार बार कहा करते थे, वो कहा करते दिल्ली में रहने वाले लोगों पर हमें भरोसा ज़्यादा है, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। जब हम दिल्ली से बाहर जैसे ही जिला गाजियाबाद में प्रवेश करते हैं और दिल्ली से बाहर जैसे सोनीपत पानीपत और झज्जर में गाड़ी जाती है, वहीं से रायता फैलता है। तो इस वजह से कहा भी जाता है, जब हम आगे चल के पढ़ेंगे तो भारत में संघ सरकार शक्तिशाली, इसका एक बहुत बड़ा कारण है अनुसूचित जाति जनजाति के ज्यादातर उत्थान के उपाय संघ सरकार को दिए गए हैं। और इसमें एक फायदा ये है कि अगर अलग अलग राज्य अनुसूचित जाति जनजाति को अपनी लिस्ट में शामिल करते तो उसका बड़ा पॉलिटिकल मिसयूज होता है, जो ओबीसी कास्ट के साथ हुआ खूब। अब ओबीसी के साथ कहाँ लफड़ा है? आज भी ओबीसी जाति को शामिल करने का अधिकार राज्यों को है। तो अच्छा हमारे यहाँ चूंकि दो तरीके की सेवाएं हैं, भाई देखिए हमारे यहाँ दो प्रकार के शैक्षणिक संस्थान हैं, दो प्रकार के सेवाएं हैं। आर्टिकल 16 में आपको रिजर्वेशन वाली बात बता देंगे। तो आखिर में आप कहेंगे अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी लिस्ट में शामिल होने का फायदा क्या है? फायदा आरक्षण का ही होगा, तभी तो इतनी मारामारी चलती है। और फायदा आरक्षण का है तो सवाल है कि हमारे पास सेवाएं भी दो प्रकार की हैं। आप जिस सेवा के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके अलावा राज्य की अपनी सेवाएं हैं, यूपी की अपनी सेवा है, बिहार की अपनी सेवा है, इसलिए लिस्ट भी दो बनेगी। जब भी अनुसूचित जाति जनजाति की लिस्ट भारत सरकार बनाएगी तो वो फिर ऑल इंडिया की सेवाओं के लिए होगी, सेंट्रल सर्विसेज के लिए होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई राज्य सेवा के लिए तो राज्य सरकार को अधिकार है कि भाई अपनी लिस्ट को तैयार कर ले। ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए सेंट्रल सरकार बनाएगी। इसलिए बिहार ने दलितों में महादलित का डिवीजन कर रखा है। संसद ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है, राष्ट्रपति और संसद के पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है।
बिहार ने अपना कर रखा है, वो प्रावधान लागू होता है केवल बिहार के लिए, न विधानसभा के चुनाव में लागू होता है, न संसद के चुनाव में लागू होता है। राज्य की कोई अपनी सेवा है तो उसके लिए वो ठीक है, अपना एलिजिबल है। राज्य के विश्वविद्यालय है, उसके लिए दलित महादलित का डिवीजन कर लें। बाकी पूरे भारत में ऐसा डिवीजन संभव नहीं है। ये बात क्लियर है। ओबीसी, किसी व्यक्ति को ओबीसी में शामिल करना है तो कौन तय करेगा? राज्य। ओबीसी को शामिल करना है तो मूल तरीका किसका है? राज्य का। अब वो अखिल भारतीय सेवा के लिए हो या सेंट्रल सर्विसेज के लिए हो, दोनों के लिए रिकमेंडेशन आता है राज्य का। तो अब इसीलिए बड़ा मिसयूज होता है कि पता चला कि जो जातियां आगे हैं उनको भी पिछड़ी जाति में शामिल कर लेके वोट बैंक का मामला है। भाई जितने ज़्यादा रिजर्वेशन देंगे वोट बैंक हमारा बढ़ेगा, नेता तो यही चाहेगा। तो इसलिए देखो, ओबीसी लिस्ट में विवाद हमेशा ज़्यादा रहा है। और हकीकत की बात यह है, जो लिख नहीं सकते हैं, ओबीसी रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन पॉलिटिक्स की ही देन है, प्योर पॉलिटिक्स है इसमें। अनुसूचित जाति जनजाति के रिजर्वेशन पे कोई कभी लफड़ा रहा ही नहीं। तो अब ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन जरूरत नहीं थी। बाकी वो शुरू हुआ 90 के बाद, जब ओबीसी का रिजर्वेशन आया तो अगला बढ़ते बढ़ते यहाँ चलाया, और बढ़ते बढ़ते कहाँ गया है अभी तो अब कहना मुश्किल है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा रिजर्वेशन से बाहर कौन है, किसको मिला। बस ये तय करना थोड़ा सा, चलिए कौन बाहर है रिजर्वेशन से। आज के डेट में कोई बाहर और नहीं, सबको मिल गया, लेकिन मिल किसको रहा है यही नहीं समझ आ रहा है। मिल तो सबको गया है, फील हो रहा है कुछ मिल गया है, जैसे कोई फील होता कोई अपना हो गया। मेरे दोस्तों, जेब में फोटो रखने से कोई अपना हो जाए तो मैं 2-3 फोटो रख लूं। आरक्षण कुछ ऐसी भी तृष्णा है, लग रहा है सबको मिल गया है, किसको मिला किसको नहीं मिला, लेकिन पॉलिटिक्स जबरदस्त खेली जा रही है इस पे। जिसको मिल गया वो सोच रहा है दुनिया मिल गई, इसको नहीं मिला वो सोच रहा है सब कुछ लूट गया। यही जो समझ में नहीं आ रहा है हुआ क्या इसमें। तो दोस्तों, पॉलिटिक्स हम चलेंगे, और थोड़ा लिख लीजिए, आगे लिख लीजिए, बताइए। मंडल आयोग पर आएंगे, बस थोड़ा रुक जाइए, मंडल आयोग पूरी बात करेंगे। आगे लिख लीजिए। आएंगे आएंगे मेरे बच्चे। कुछ लोग तो एकदम से आग लगी हुई है उनके अंदर कि अभी अभी। और एक बात रखे, सारी खुराफात कब तक है? फंडामेंटल राइट तक है, जैसे उसके बाद आगे बड़े चुप। और उसके बाद मैं पूछूंगा और ठांसूंगा भी। अच्छा, आपको पता है आपके पास ज्यादा ऊर्जा हो तो कम करना। पॉलिटी अच्छे से लगता है तुमने पॉलिटी पढ़ रखी है, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? पढ़ी है, कितनी बार पढ़ी है? अच्छा, नहीं पढ़े तो लिए हो बच्चे, पढ़े हो कहीं से? कोई बात नहीं मेरे बच्चों, कहीं से पढ़ लो। स्टूडेंट के लिए सब माफ है, लंगर खाओ, लंगर को फ्री में। स्टूडेंट को जितना फ्री मिल जाए उतना खा, लिख लो आगे तो। अनुसूचित जनजाति, हम ट्राइबल जाति में नहीं आते। अनुसूचित जनजाति अलग है, जिनका जाति व्यवस्था से संबंध नहीं है। अनुसूचित जाति का मतलब है जो जाति व्यवस्था में किसी वर्ण में नहीं रहे, अनुसूचित जाति। जनजाति का मतलब है जो सामाजिक कारणों से, भौगोलिक कारणों से, कल्चरल कारणों से समाज के मुख्य धारा में नहीं आ पाए। कौन है? जनजाति। जनजाति जनजाति है अनुसूचित। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट। भावनात्मक बन बनो, लिखो पहले। बहुत सारे लोग पिछड़े हैं अभी, ये भी अगले पे लिखे, और यही भावनात्मक है। और पढ़ना कैसे, मैं बता दूं, पढ़ना कैसे है ये बता दो मेरे बच्चों। और हमने कहा फंडामेंटल तक बच्चों में खूब बाल आता है, और लेकिन ये मानव स्वभाव है, बच्चों में तो पढ़ पढ़ उड़ थोड़ा आते भी हैं, और थोड़ा दिलचस्पी ऐसा लगता है। लेकिन हो सकता है कई बार जो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होती है विषय के लिए उतना काम करना है। विषय की मैं काम बात बता रहा हूँ। सांसद बनने की योग्यता क्या है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बताया। ओ माय गॉड, व्हाट अ वंडरफुल। ओ मैं समझ गया, ओ माय गॉड, व्हाट अ बेटर आंसर। कुछ नहीं समझ में आया मुझे। अब देखो, बेसिक बातें आपको पता है क्या गड़बड़ी करते हैं। धन विधेयक क्या है याद रख लो, सांसद योग्यता की याद रख लो, वित्त आयोग काम, बेसिक बातें याद रखो। बेसिक बातें बच्चे नहीं याद रखते, पढ़ाने के बाद भी नहीं याद रखते। कहाँ दिमाग लगा जाएगा। अगर अब राज्यपाल भाग जाए सर तो क्या होगा, उत्तर बताओ।
भाग जाएगा तो पकड़ के लाएंगे यार कहीं से। ये हम बच्चे संविधान नहीं पढ़ते, संविधान का संकट पैदा करते हैं। गलतियां याद रख लो, गलतियां कहाँ कहाँ बच्चे करते हैं, बड़ी बेसिक सी बात एग्जाम में पूछी जाती है, उस पर ध्यान ही नहीं है। इत्मीनान से देखना, आराम से पढ़ो, बी प्रोफेशनल। बाकी तो भावना, हमें हर चीज का 4 पॉइंट में, विवादों से हमें मतलब नहीं है, हमें लिखने वाला बस 4 पॉइंट चाहिए, विवाद चलता रहेगा, आपको भी नहीं उलझना है उसमें। अगले क्या लिखा आपने? 35। हाँ लिखिए, इसके अनुसार, इसके अनुसार अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूची का निर्माण राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा किया जाता है। अनुसूचित जातियों जनजातियों की सूची का निर्माण राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, इस प्रकार देखा जाए, इस प्रकार देखा जाए तो भारत में पिछड़ों की कोई एक सूची नहीं है, या पिछड़ों का कोई एक समरूप, पिछड़ों की कोई समरूप विशेषता नहीं है। इस प्रकार देखा जाए तो भारत में पिछड़ों कोई समरूप विशेषता नहीं है, अपितु यह एक व्यापक धारणा है जिसमें, यह व्यापक धारणा है जिसमें पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, जिसमें पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति सभी शामिल हैं। पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति सभी शामिल है। इसलिए आपने एक शब्द देखा होगा, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट। अदर का मतलब है अदर देन एससी एंड एसटी। जब हम इसलिए शब्द का प्रयोग करते हैं, ओबीसी का मतलब है अदर देन एससी एंड एसटी, अदर देन एससी एसटी ओबीसी है। लेकिन अब हम आगे देखेंगे क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 15 पर। क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 15 भी जोड़ा गया 19 अमेंडमेंट के द्वारा, और उसके बाद 6 जोड़ा गया 103। तो 93 को जस्ट 10 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाए 103। अब जरा इस बात को देखिए, 93 में क्या आया, क्यों? हम आगे चलकर आर्टिकल 16 देखेंगे, क्योंकि 16 15 प्लस 5 को समझने के लिए 16 की कहानी बताना बड़ी जरूरी है। क्योंकि मामला यह है, आर्टिकल 16 क्लॉज 5 ये कहता है केंद्रीय विश्वविद्यालय में सामाजिक, यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय में और वैसी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाएं या कोई निजी शैक्षणिक संस्थाएं में सामाजिक रूप में, शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए आरक्षण दिया जाएगा। क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 15 ये विश्वविद्यालय में आरक्षण का मामला है। सीधे शब्दों में कहा जाती है। अब सवाल यह है कि विश्वविद्यालय में आरक्षण, शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण, ये हुआ था लगभग, ये घटना है 2006-7 की। मतलब 6-7 में ऐसा मामला आया कि जब 93rd अमेंडमेंट लाया गया, उस समय कांग्रेस सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, अर्जुन सिंह मानव संसाधन मंत्री थे। और आप याद रखिएगा, मामला ये था 90 के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में बड़ा भूचाल आया। 90 के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में, और डेमोक्रेसी खास बात भी होती है, और ये डेमोक्रेसी बड़ा ताकतवर पॉइंट है। 90 के बाद एक भूचाल आ रहा था, एक तरफ था मंदिर का मूवमेंट। आप याद रखिएगा, बीजेपी चाहती है कि जातियों में समाज न बटे, क्योंकि जातियों में समाज बटेगा तो ये राष्ट्रवाद की धारणा के खिलाफ है। इसलिए 90 के बाद कांग्रेस का थोड़ा नेतृत्व कम आ रहा था।
एक जमाने में कांग्रेस का बड़ा प्रभाव था, तो 90 के बाद कांग्रेस के पास इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, राजीव गांधी सिंपैथी लहर में जीत गए, उसके बाद कांग्रेस का थोड़ा सा डिक्लाइन होना शुरू हो गया। कांग्रेस का डिक्लाइन हो रहा था तो बाकी लोगों ने सोचा भाई ये अच्छा मौका है शासन सत्ता में आने का। और आप याद रखिए कि पिछड़ी जातियों का उत्थान हुआ था भूमि सुधार से, हरित क्रांति से, हर चीज घटना एक दूसरे से जुड़ी होती है। भूमि सुधार हो गया था, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया था, पिछड़ी जातियों के स्थिति उत्थान हुआ। अब उन्होंने ये सोचा कि भाई पॉलिटिकल पावर में उनकी हिस्सेदारी चाहिए। देखिए यही डेमोक्रेसी है भाई, जिसकी संख्या बढ़ेगी लोकतंत्र में हिस्सेदारी की मांग आएगी। यही तो चेतना का मामला है, यही तो समाज के बदलाव का, जब हम ये बात कहते हैं कि संविधान समाज के बदलाव का तरीका है, सामाजिक क्रांति का तरीका है, व्यवहार में यही बात है। ये कैसे देखिए धीरे धीरे सोशल चेंज हुआ बिना हिंसा के। तो पिछड़ी जातियों को लगा भाई संख्या तो हमारी ज्यादा है और ये हम केवल वोटर हैं, हमें तो डिसीजन मेकिंग में होना चाहिए। इसे 90 के बाद आप देखोगे लालू प्रसाद यादव, इधर मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, बहन जी, इस सब सत्ता केंद्र में आ गए। और सत्ता केंद्र में जैसे आए, और आए क्यों थे? क्यों? कांग्रेस हार गई चुनाव। कांग्रेस के हारने का मूल कारण क्या था? उस समय मंडल मूवमेंट था और उसमें बीपी सिंह, संयोग की बात हुई, बीपी सिंह राजीव गांधी के मंत्रिमंडल के एक मेंबर थे, वित्त मंत्री थे उस समय। राजीव गांधी पॉलिटिक्स में, और राजीव गांधी पॉलिटिक्स में बड़े अच्छे, देखिए राहुल गांधी एक सीधे साधे व्यक्ति हैं, राहुल गांधी बहुत डिप्लोमेटिक आदमी नहीं है, उनके पिता ही ऐसे थे। राजीव गांधी तो निहायत सीधे आदमी थे और पॉलिटिक्स में आने कोई इरादा ही नहीं था। वो सोनिया गांधी के साथ बिल्कुल खुश थे और पेशे से पायलट थे, इंजीनियर थे, तो बात एकदम टू दी पॉइंट करना जानते थे और दिल्ली से जयपुर की फ्लाइट उड़ाया करते थे। आप याद रखिएगा वो इतने इतने सेटिस्फाइड व्यक्ति थे। अब इस बात को आप समझ सकते हैं, कोई अगर पायलट भी अपना करियर अच्छा बनाना चाहेगा तो सबसे लंबी दूरी की फ्लाइट लेगा। तो कोई अगर पायलट प्रोफेशन बनाना चाहेगा तो दिल्ली से चेन्नई वाली फ्लाइट लेगा। दिल्ली से जयपुर की फ्लाइट शॉर्टेस्ट थी, सुबह जाते थे शाम को आराम चले आते थे, उसके बाद अपना बच्चों के साथ खेलते थे। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इधर। वो ये जहां दिमाग नहीं लगाना है वो खूब लगाते हैं हमारे बच्चे। ये कहानी इसलिए बड़ी जरूरी है क्योंकि घटना हुई कैसे ये तो समझना है, कैसे सीक्वेंस मामला आगे बढ़ा। और कई बार तो हमें पॉलिटिकल फैक्ट भी कई बार पीटी पूछ देता है कि राजीव गांधी को 84 में 400 से ज्यादा लोकसभा सीट मिली थी। इतिहास था अपने आप में, आज तक कोई रिपीट नहीं कर पाया क्योंकि चुनाव इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुआ था। राजीव गांधी जो कभी पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहते थे और पॉलिटिक्स में थे ही नहीं, तो कोई करप्शन वगैरह चार्जेस थे नहीं। संजय गांधी जो पॉलिटिक्स में आना चाहते थे, एयर क्रैश में उनकी डेथ हो गई। तो 82 में एयर क्रैश में उनकी डेथ हो गई। इंदिरा गांधी उसके बाद बहुत अकेली फील करने लगी, तो उन्होंने राजीव गांधी को बुलाया कि नहीं तुम आ जाओ। तो उन्होंने सोचा माँ को असिस्ट करने के लिए आ गए। संयोग से इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और राजीव गांधी को पॉलिटिक्स में आना पड़ा, प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री जब बने तो उन्हें मिस्टर क्लीन कहा जाता था, भाई को जो पॉलिटिक्स में किसी का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, करप्शन के चार्ज ही नहीं है। और आप सोचिए उस व्यक्ति को ऐसा कालिख मला गया ये पॉलिटिक्स से। तो पॉलिटिक्स हमारे यहाँ इस स्तर पे अभी, चूंकि हमारे यहाँ तो जनता बड़ी भावनात्मक है, कोई भी, अमिताभ बच्चन ऐसे पॉलिटिक्स में आए थे और यही राजीव गांधी के साथ वो भी आए थे। राजीव गांधी के साथ दोस्ती थी, ये बड़ी पुरानी दोस्ती है अमिताभ बच्चन की राजीव गांधी के साथ। जब सोनिया गांधी की ये हुआ कि भाई शादी कैसे हो, तो हमारे यहाँ परंपरा थी कि भाई बारात जाती है ना, तो बारात इटली जाएगी। तो बारात अमिताभ बच्चन घर गई थी। अमिताभ बच्चन ने सोनिया गांधी के भाई या पिता की भूमिका में काम किया था, भाई कह लीजिए, पिता की भूमिका कह लीजिए। राजीव गांधी के बारात आई थी अमिताभ बच्चन के यहाँ, ये संबंध था। तो राजीव गांधी जब आए तो अमिताभ बच्चन का कहा भी चुनाव लड़ लो, प्रयागराज से, आज के जो प्रयागराज इलाहाबाद, उस चुनाव वो भी लड़े, बम्पर वोट से जीते। इधर राजीव गांधी जीते 400 ज्यादा सीट। और अब ये हुआ कि नई पॉलिटिक्स चलेगी। राजीव गांधी ने कहा आप देश को बदलेंगे, कंप्यूटर रेवोल्यूशन होगा। तो ये सब भाई यंग आदमी थे, एनर्जेटिक थे, देखने बड़े स्मार्ट थे, तो सब बातें अपील करती थी। लेकिन उसके बाद ऐसा उनके ऊपर बोफोर्स का घोटाला लगा, फिर हमने कहा कि यहाँ भारत में ऐसा है कि हर आदमी तीसरे को चोर करने को तैयार है अपने हितों के कारण, या अज्ञान बस कह लो या किसी को डिफेम करना है। आज तक राजीव गांधी के खिलाफ कोई प्रमाण तो नहीं मिल पाया किसी को। लेकिन अब संयोग की बात देखिए,
और बोफोर्स खरीदारी, अब बोफोर्स चूंकि इटली से खरीदी गई थी, इटली से राजीव गांधी का रिश्ता था, तो लोगों ने और गेस कर लिया हाँ हाँ जरूर भ्रष्टाचार हुआ होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हुआ था या नहीं हुआ था, मैं तो कह रहा हूँ किसी के पास साथ का प्रमाण नहीं है। कितनी सरकारें रही, सीबीआई की रिपोर्ट आई, कोई तो प्रमाण नहीं आ पाया। उसके बाद कितनी सरकारें रही। अब यहीं से भारत में एक परंपरा हुई कि जिसको देखो उसी को चोर कह दो, और राजीव गांधी कैसी छीछा लेदर हुई, बीपी सिंह अलग हो गए और बीपी सिंह नई पार्टी बना ली, जनता दल। और बीपी सिंह की वो नई पार्टी संघ में सरकार बना ली गई। यदि बहुमत नहीं था फिर भी राजीव गांधी को फिर भी 190 सीट मिली थी, फिर भी बीपी सिंह ने बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी सबको मिला जुला के, क्योंकि पहले हमारी पार्टीज का नारा था कांग्रेस भगाओ, जैसे अभी बीजेपी भगाओ। जैसे बच्चे, अच्छा बच्चे क्या इमोशनल होते हैं, इमोशनल मत बनो मेरे बच्चों, आपको देखना है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स तो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होती। जब ये सब मिल गए, अभी वो बहुमत तो था नहीं, बहुमत तो था नहीं, तभी वो सरकार किसकी बनेगी? अब सरकार बीपी सिंह ने बनाया, और बीपी सिंह जैसे ही चुनाव जीते, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे देवीलाल, देवीलाल भी आ गए बीपी सिंह के साथ, और देवीलाल उप प्रधानमंत्री बन गए और बीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और देवीलाल उप प्रधानमंत्री बन रहे थे, तो हमारी पूरी व्यवस्था में उप प्रधानमंत्री कोई संवैधानिक पद ही नहीं है। देवीलाल ने कहा ना ना बीपी सिंह याद रखो, हम उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री कोई पद ही नहीं है, न संविधान में न कहीं विधि में। तो ये फैक्ट बहुत ध्यान से रखने की आवश्यकता है। पीटी को कई बार पूछा जाता है, लेकिन फिर भी कोई हमारे यहाँ मंत्री होता है, उप प्रधानमंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं होता, ये सब व्यवहारिक पद है। लेकिन देवीलाल ने कहा ना ना मैं उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लूंगा। बीपी सिंह ने कहा अरे ताऊ जी मैं बना दूंगा। उनका ना भरोसा नहीं है, मैं उसी रूप में शपथ लूंगा। अब शपथ की बारी आई, आर वेंकटरमन थे। आर वेंकटरमन ने कहा कि मैं देवीलाल भारत सरकार के मंत्री के रूप में शपथ लेता हूं। देवीलाल ने कहा उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता हूं। आर वेंकटरमन दक्षिण भारत के थे, तो उन्होंने सोचा यार कुछ गड़बड़ सुन लिया क्या। उन्होंने फिर रिपीट किया कि मंत्री के रूप में शपथ लेता हूं, उनका उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता हूं। बाद मामला खत्म हो गया। उसके बाद बीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए। बीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए तो देवीलाल के पुत्र ओम प्रकाश चौटाला बन गए हरियाणा के मुख्यमंत्री, जो काफी दिन बड़े घर में हवा खा के आए हैं, अभी 10 साल जेल में रहे। ओम प्रकाश चौटाला के ऊपर हरियाणा में भ्रष्टाचार गंभीर आरोप लगे। अब मामला बीपी सिंह तक आ गया। बीपी सिंह को लोगों ने कहा बीपी सिंह ये बताओ, आप कहते थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेगा, आपने राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी कह दिया, इसी आधार पर चुनाव जीता। अपने उप मुख्यमंत्री, अपने उप प्रधानमंत्री को हटाओ आप पहले। इनके बच्चे के ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, ना वो हट रहा है ना ये हट रहे हैं। अब अपोजिशन ने घेर लिया। बीपी सिंह ताऊ के पास गए, ताऊ बड़ा गंभीर मामला है, कम से कम चौटाला को हटा दो, कुछ दिन के लिए हटा दो। ताऊ ने क्या बात है भाई बीपी सिंह, तू क्या कह रहा है? चौटाला हटेगा, तू हटेगा? बीपी सिंह तो हवा। बीपी सिंह आए, ताऊ जी ये क्या कह रहे होंगे, ये क्या कह रहे हो? मुझे पता है जब राजीव गांधी ने बोफोर्स खरीदा था उस समय तू वित्त मंत्री था, आधा पैसा तूने घड़पा। अब लो। और देवीलाल ने कहा ना ये मैं बताऊंगा नहीं, रामलीला मैदान में, ये ऐतिहासिक रामलीला मैदान, मैं रैली करूंगा उस दिन और पूरे हिंदुस्तान को बताऊंगा। बीपी सिंह ने आरन फारन, बीपी सिंह ने कहा ताऊ जी काट का मौका कि कैसे हम ताऊ जी की बात काटे, ये तो छीछालेदर करवा देंगे। अधिकारियों ने सलाह दिया, मंडल आयोग को रिपोर्ट धूल फांक रही 79 से लागू करो बीपी सिंह। समय बीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दन्ने से लागू कर दिया और सोचा कि एक बार 50% पिछड़ी जातियों का एक बार समर्थन मिल गया फिर तो शासन में रह ही जाएंगे। तो आप ये कहोगे कि मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू कर दिया, घटनाक्रम कुछ भी रहा, उससे क्या फर्क पड़ता है? एक बात देखिए, मंडल कमीशन रिपोर्ट बनी 79 में, लागू हो रही थी 1990 में, 10-15 साल का दौर हो गया था। एक बार उसको रिव्यू कर लेना चाहिए था। 90 के बाद भारत में बड़े चेंज आ गए थे, एक बार रिव्यू कर लेते, कुछ जातियों को बाहर करते, कुछ को अंदर कर लेते। वैसा नहीं हुआ, पॉलिटिक्स में करने का समय ही नहीं था। और बीपी सिंह वही मुख्यमंत्री थे जो कांग्रेस के यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके थे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने आरक्षण को यूपी में लागू करने से इनकार कर दिया था और मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू की गई। ये कहानी इसलिए बतानी जरूरी है कि जब मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू की गई तो उसके बाद भाई
बीपी सिंह ने लागू कर दिया तो पिछड़ों के नेता बीपी सिंह हो गए ना। कांग्रेस को तो अधिकार नहीं मिला। कांग्रेस पिछड़ों के नेता कैसे है, कैसे प्रमाणित हो? इसका प्रमाण है क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 15। कौन सा? देखो भाई, आपने नौकरी में दिया था, हमने शिक्षण संस्था में दे दिया, इसका मतलब है। और फिर बीजेपी आ रही है तो कह रही अब हमने पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया। सब पिछड़े को कोई छोड़ नहीं रहा है, इसके बावजूद पिछड़ा अगड़ा क्यों नहीं हो पा रहा है? ये कहानी है, आगे लिख लीजिए। ये स्टोरी बताने का मतलब क्या है? नौकरियों में आरक्षण पहले आया, शिक्षा में आरक्षण बाद में आया। ये और नौकरियों में आरक्षण कैसे आया, इस बात को क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 16 में आपको बता दूंगा। क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 16 बता देंगे कि नौकरियों में आरक्षण पहले आया, शिक्षा में आरक्षण बाद में दिया। नौकरियों में आरक्षण बीपी सिंह दिया, जो गए कांग्रेसी सरकार थी। कांग्रेस सरकार ने कहा आरक्षण दिया? शैक्षणिक संस्थाओं में। तभी तो कांग्रेस कहेगी कि अब हम पिछड़ों का नेता है। ध्यान से देखिएगा, कांग्रेस के समय अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे, अनुसूचित जाति के हैं। पॉलिटिक्स सही है। अरे भाई, आपको वोट उनका लेना है ना। और अभी बीजेपी तलाश रही जेपी नड्डा का विकल्प लिया जाए। नड्डा नहीं काम करेंगे भारत में, इसलिए। और बीजेपी ने इसीलिए रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति क्यों बनाया गया था? ये पॉलिटिक्स है। बीजेपी कह रही कि मैं अनुसूचित, और मोहनलाल यादव को एमपी में क्यों लॉन्च किया गया? पॉलिटिक्स। ये बात समझना है आपको। लिखने की बात है, क्या लिखना है आपको? सभी शामिल। अगला पॉइंट आप लिख लीजिए। हेडिंग चेंज कर लीजिए। आरक्षण का विस्तार। नौकरियों में तो आपको अलग से बता देंगे। आरक्षण का विस्तार। पहला पॉइंट, कांग्रेस सरकार के द्वारा, यानी मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में एवं निजी शैक्षणिक संस्थाओं में भी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में एवं निजी शैक्षणिक संस्थाओं में भी निजी शैक्षणिक संस्थाओं में भी पिछड़े वर्गों या सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्गों, सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्गों, सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान किया जाएगा। सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान किया जाएगा। यहां अगर आपको देख दे ब्रैकेट में आर्टिकल 15 क्लॉज 5, ब्रैकेट में आर्टिकल 15 क्लॉज 5 अनुच्छेद 15 खंड 5 लिख लीजिए। यह प्रावधान 93rd यानी 93 संविधान संशोधन के द्वारा पारित किया गया। यह प्रावधान 93rd यह 93 में संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया।
93 में संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया। शैक्षणिक संस्थाओं में लागू आरक्षण, शैक्षणिक संस्थाओं में लागू आरक्षण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के लिए लागू नहीं होगा। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के लिए लागू नहीं होगा। केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं का आरक्षण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के लिए लागू नहीं होगा। अगल बगल से सहायता ले लीजिए। यह आरक्षण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के लिए लागू नहीं होगा। पूरा पैराग्राफ। सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए होगा। बेसिकली केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में और निजी शैक्षणिक संस्थाओं में सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण प्रदान किया जाएगा। जो निजी शैक्षणिक संस्थाओं के लिए अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के लिए लागू नहीं होगा। अच्छा, रटने की बात ही नहीं। अब ऐसे सुन लीजिए, आप याद रखिए, थोड़ी बात सुन लीजिए, रटिए मत। जो क्लॉज 15 क्लॉज 4 में जो बात लिखी उसी का रिपीटिशन है क्लॉज 5 और 15, उसी का रिपीटिशन है। अब देखिए, रटिए मत। अभी एक एग्जाम्पल आपको बता दें कैसे। आप देख रहे हैं क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15 में क्या बात लिखी गई है, क्या लिखा गया है? सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़ा। अब हम कंपैरिजन कर दें तो आप देखिए, हमने किसी तरीके से लिखा है, आप किसी और तरीके से लिख लीजिए। एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड लिखना जरूरी थोड़ी है। सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़ा, पहली बात ये लिखा गया है, ये पहला शब्द है। दूसरा शब्द है अनुसूचित जाति जनजाति। अनुसूचित जाति और जनजाति, ये दोनों शब्द क्लॉज 4 में भी है, क्लॉज 5 में भी है। एग्जैक्टली यही शब्द कहां पे लिखना है? क्लॉज 15 ऑफ 5 में एज इट इज लिख लीजिए। बस फर्क कहां पे आता है? क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15 में क्या लिखा गया है? इन वर्गों के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे, विशेष उपाय किए जाएंगे। यहां पे क्या लिखा गया है? इनके लिए क्या होगा? इनके लिए क्या होगा? शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण किया जाएगा। यहां लिख दिया विशेष उपाय होगा, यहां पे लिख दिया सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्ग। इसलिए हमेशा फैक्ट भी रटना है, लॉजिक यूज करिए, एसोसिएट लर्निंग यूज करिए, दिमाग बंद करके नहीं। दोनों शब्द एज इट इज है। बस एक ही बात हो गई कि आरक्षण दिया जाएगा केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में और निजी शैक्षणिक संस्थाओं में। लेकिन जहां आरक्षण लागू नहीं होगा वो क्या होगा? अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं। केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाएं कौन है भाई? सीधी सी बात है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, नवोदय विद्यालय, जो संघ सरकार चलाता है, जिसको यहाँ पे दिल्ली से संस्थाएं चला जा रही है। कौन सा है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो आप जिस विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, कौन सा विश्वविद्यालय है, राज्य या सेंट्रल? क्या तो आप ये पूछेंगे सेंट्रल, मतलब आप ये पूछेंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय में आरक्षण लागू किया जाएगा, राज्य में क्यों नहीं? राज्य में क्यों नहीं? अगर कोई लॉजिक है, कोई चीज पढ़ने का मतलब है रट लिया, पढ़ने का मतलब कहाँ लगेगा, पहले से अंतर क्या है भाई? यही तो तरीका है, रटने की बात कहीं नहीं। एक शब्द आपने देखा तो आपने देख लिया कहाँ दूसरा शब्द यूज है। तो सवाल यह है कि फिर आपने संघ में लागू किया जाएगा केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में, तो भाई राज्य के विश्वविद्यालय भी तो है, तो राज्य की बात क्यों नहीं की गई? फिर इसी बात है, पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए बाकी निर्धारण करने की जिम्मेदारी राज्य खुद ही है। तो बिहार यूपी में पिछड़े वर्गों के लिए रिजर्वेशन होगा, वहां की सरकार कर देगी। हमने किसके लिए किया? आईआईटी के लिए, जीएनयू के लिए। ये किसके लिए किया गया? आईआईटी, जीएनयू, ये सब क्या है? केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाएं हैं।
जो सीधा संघ सरकार चलती है, और दूसरा होगा निजी शैक्षणिक संस्थाएं भी उसमें शामिल होंगी। और इसलिए आया था कि उसी समय पाई इनामदार केस आ गया था। पाई इनामदार केस आ गया जिसमें यह कह दिया गया था कि भाई निजी शैक्षणिक संस्था में रिजर्वेशन नहीं होगा, क्योंकि आरक्षण तो राज्य के खिलाफ लागू होता है। और निजी शैक्षणिक संस्था को अगर सरकार अनुदान नहीं दे रही है तो निजी शैक्षणिक संस्था को अपना पैसा भी लाना है, एडमिशन भी दिलवाना है, और आप कह रहे को रिजर्वेशन लागू करो। इसलिए आज की डेट में एमआईटी विश्वविद्यालय में भी रिजर्वेशन रहेगा, भले वो प्राइवेट है, ये सरकार इसको नहीं चला रही, उसमें भी रिजर्वेशन लगेगा, ऐसा क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 15 कह रहा है। दूसरी बात है, लेकिन एक को बाहर कर दिया गया, और किसको? ये दो संस्थाएं ऐसी हैं। अब सवाल ये, आप कहेंगे सर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो केंद्रीय शैक्षणिक संस्था है। हाँ, केंद्रीय शैक्षणिक संस्था के साथ वो अल्पसंख्यक भी है, यद्यपि इस बात पे भी विवाद कायम है। न्यायालय के सामने मामला पेंडिंग है, विवाद है, और ये इसलिए जरूरी है, ये जरूरी इसलिए है, क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 15 को क्लॉज 30 के अनुसार भी देखेंगे। हमारे अनुच्छेद 30 भी तो है, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार देता है। इसलिए आप याद रखिए, एक बात को कहेंगे तो अल्पसंख्यक अधिकार प्रभावित नहीं होने चाहिए। अल्पसंख्यक अधिकार हैं क्लॉज 30 में, इसलिए उसका एक एक्सेप्शन बना दिया गया। आप कहेंगे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का मतलब क्या है, वो आपको हम क्लॉज 30 बता देंगे, वो बात हम अनुच्छेद 30 बता देंगे। इसलिए दो को अलग किया गया। सेंट स्टीफन को लेकर भी बड़ा विवाद चल रहा है। सेंट स्टीफन कुछ ऐसे लोगों को एडमिशन ले रहा है जिससे दिल्ली विश्वविद्यालय सहमत नहीं है। सेंट स्टीफन कह रहा नहीं भाई, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, आपकी बात हम नहीं सुनेंगे। इन दो को एक्सेप्शन किया क्योंकि अल्पसंख्यक में, और लॉजिकल है, क्यों यहाँ आरक्षण नहीं दिया जाएगा पिछड़े वर्गों का? आप कहेंगे अनुसूचित जाति जनजाति का, इनको मर्जी है तो दे सकते हैं, न चाहे तो नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अपने समुदाय से ही लोगों को 50% आरक्षण दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे ओबीसी SC ST का रिजर्वेशन लागू हो जाएगा तो कई समुदाय, तो कई अल्पसंख्यक समुदाय SC ST का रिजर्वेशन देते हैं, ओबीसी का नहीं देते। अगर वो ओबीसी का दे देंगे तो रिजर्वेशन की मात्रा 100% हो जाएगी। अब यहाँ पॉलिटिक्स देखिए, अब अगर इसमें रिजर्वेशन की बात आ गई, फिर पिछड़ों की बात आ गई, तो बीजेपी कह रही है कि इसमें रिजर्वेशन होना चाहिए क्योंकि हम पिछड़ों का समर्थन कर रहे हैं। अब यहाँ पे बाकी पार्टीज बैकफुट पे है, बाकी पार्टीज मुस्लिम खुश करने का प्रयास करती हैं, और बीजेपी किसको खुश करने का प्रयास कर रही है? पिछड़ों को। यही पॉलिटिक्स है। तभी तो बीजेपी लगातार यही मुद्दा उठा रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण की बात नहीं है, हम पिछड़ों की बात करते हैं, और पिछड़े के बहाने टारगेट साइकिल पे जा रहा है। अब साइकिल समझ नहीं पा रहे कि हार्ले डेविडसन बन जाए, किधर से भाग जाए, उधर से भाग जाए। कई मामले में न बोलना ज्यादा सही है। यही पॉलिटिक्स है बच्चों। हर पार्टी का अपना अपना वोट बैंक है, वो उसे लगाने में लगा हुआ है। आगे लिख लीजिए। अब देखिए अगली कहानी कैसे आई। जैसे बीजेपी शासन में आई, मोदी जी नारा दिया सबका साथ सबका विकास। अगड़ी जातियों ने कहा हमारा क्या विकास हो रहा है मोदी जी, सब लोग तो खाली आप भी पिछड़े कह दिया, उन्होंने पिछड़े कह दिया, उन्होंने कह दिया, हमारा कहाँ विकास हो रहा है? बहुत ध्यान से देखने की बात है। यानी मामला है 103वां संविधान संशोधन 19वें लोकसभा 17वें लोकसभा के जस्ट पहले वाला मामला था। तो गवर्नमेंट ने दोनों को साधने का प्रयास किया। एक तरफ ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दे दिया, दूसरी तरफ ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दे दिया। और संयोग की बात देखिए, रिजर्वेशन कैसा पॉलिटिकल मुद्दा बन गया। देखिए सच बात है, 90 के बाद समाज में बड़ा बदलाव आया है। जो भी शहर में निकल गया उसकी स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई। जो भी गांव में छूट गया, वो किसी जात धर्म का व्यक्ति हो, पीछे हाशिए पे छूट गया वो। अब सवाल ये बनता है कि मान लो भाई कोई गरीब हो जाए, तो आइए आप ये क्यों कहेंगे कि इस जाति की वजह से किसी गरीब को हम न देखें, तो भी ठीक नहीं है। लेकिन सवाल ये है क्या आरक्षण एकमात्र माध्यम है? भाई हमारे यहाँ हर गरीब का ध्यान रखा जाना चाहिए, हर पिछड़े का ध्यान रखा जाना चाहिए। समाज तो एक चेन की तरह है, उसमें एक भी कड़ी टूटेगी, किसी चेन को तोड़ना तो एक ही कड़ी तोड़ दीजिए, पर्याप्त है। इस समाज में सबका ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि केवल एक का दूसरे का नहीं रखेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आर्थिक रूप में जो गरीब है उनका ध्यान न रखा जाए, लेकिन आरक्षण ही से एकमात्र समाधान है क्या? बाकी भी समाधान होते हैं, लेकिन बाकी समाधान क्या बड़े दीर्घकालिक हैं।
वो चुनाव जीतने में सहायक नहीं है। बाकी समाधान क्या होना चाहिए भाई, आप सबके लिए एक जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना दीजिए। भारत के छात्रों को यूक्रेन पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, ये अजीब सी बात नहीं है आपको? हम इतनी बड़ी महाशक्ति हैं और हमने यही तो दिया अभी तक। और अभी तो मैं देख रहा हूँ तो मेरे छात्र बांग्लादेश और किर्गिस्तान तक जा रहे हैं। ओ मैं कहा ओ माय गॉड, हो क्या रहा है ये? इसलिए आप याद रखो बच्चों, अगर सच में दुनिया ऐसी है, स्किल सबके डेवलप कर दो। इसराइल में आप देख रहे हो भारी संख्या में लोगों की डिमांड आ रही है कि भारतीयों से लोग भेजे। हमारे पास अब सवाल है कि टेक्निकल आदमी है ही नहीं है। पूरी दुनिया में भारतीय युवाओं की मांग है दोस्तों। एक ऐसा देश है जो युवा जनता से भरा पड़ा है। कोई अगर विजनरी आदमी हो तो इस देश को दंदना के रॉकेट तरह आगे बढ़ा दे। लेकिन हमें क्या भाई, वोट मिलेगा कब? जब भाई और बहनों तुम्हारा हिस्सा इसने खा रखा है और इसका हिस्सा इसने, पुरुषों का हिस्सा महिलाओं ने, महिलाओं का हिस्सा। ये बात इमोशनली बहुत अपील करती है। दीर्घकालिक विकास की योजना आप देंगे तो लोग सर खुजलाएंगे कि क्या बात किए जा रहा है यार। देश आज़ाद हुआ था, नेहरू जी ही बागपत का भाषण दिए जा रहे थे, भाई और बहनों हमारे वाले देश को लोकतांत्रिक समाजवादी समृद्ध बना देंगे। आम आदमी को क्या बात कर रहे हैं यार ये समाजवादी सब। तब तक चौधरी चरण सिंह का, नेहरू जी आप नहीं समझ पाओगे, ये हिंदुस्तान है। और चौधरी चरण सिंह ने माइक लिया, वो समझ गए जनता सहज महसूस कर रही है, समझ नहीं पा रही नेहरू की बात। नेहरू विदेशों से पढ़े हुए थे, बड़ी वैज्ञानिक सोच थी। चौधरी चरण सिंह का, भाइयों और बहनों इस देश में लोकतंत्र आ गया है। कहा ना भाया हम नहीं समझ पाए लोकतंत्र होता क्या है। अब मैं समझाता हूँ। कहा चौधरी साहब समझाओ। कहा जाट की बेटी आवाज से आई जाट को। कहा ये समझ गए? कहा एकदम समझ गए। कहा जाट का वोट जाट को। कहा बस ये लोकतंत्र एकदम समझ गए चौधरी साहब, ये तरीका है। भारत में जाति धर्म ही पॉलिटिक्स के मूल आधार है। इसके आगे आप निकलोगे चुनाव हार जाओगे। मैं कई नेता देखता हूं भारत को बदलने की शपथ लेकर 75 साल चुनाव लड़ रहे हैं, एक वोट नहीं मिला उनको। इसलिए मेरे बच्चों, चुनाव क्या होता है, चुनाव जीतने कला होती है। वो कला मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा। आपको नहीं करना है, दूसरे को। फिर सावधान तो रहना है मेरे बच्चों। मैं एक एग्जाम्पल आपको बता दूं, लेकिन लिखने के बाद। क्या लिखा आपने? हेडिंग है, हाँ हेडिंग चेंज कर लीजिए। आर्थिक पिछड़ापन, हेडिंग है आर्थिक पिछड़ापन। एक सौ तीनवें संविधान संशोधन के द्वारा 103 103वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 15 का अनुच्छेद 15 का क्लॉज 6 जोड़ा गया। 103वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15 का क्लॉज 6 जोड़ा गया, जिसके द्वारा अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 जोड़ा गया, जिसके द्वारा पहली बार आर्थिक रूप में पिछड़े वर्ग ब्रैकेट में EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पहली बार आर्थिक रूप में पिछड़े वर्ग का प्रयोग किया गया। आर्थिक रूप में EWS, अच्छा आर्थिक रूप में पिछड़े वर्ग का मतलब क्लास का मामला। पहली बार हमारे संविधान में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आ गया। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कहानी आई कहां से? मंडल कमीशन से। बात हम आपको अभी आके आर्टिकल 16 बता देंगे। ये बात शुरू हुआ था मंडल कमीशन से ही, कि मंडल कमीशन क्रीमी लेयर का विचार लेकर आया, जो आर्टिकल 16 में आपको बता देंगे। अब आर्थिक आधार पर आरक्षण विवाद का विषय है, क्योंकि याद रखिए आर्थिक आधार पर आरक्षण का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है। कोई बिजनेसमैन क्या करेगा? अगर उसका बिजनेस चल रहा है, उसके बच्चों को एग्जाम देना है, तो 3 साल अपनी पूरी कंपनी में घाटा दिखा देगा।
इसका मतलब प्रति व्यक्ति अगर इनकम के आधार पे मैं पिछड़ा गड़ा हूँ, तो जब मेरे बच्चे एग्जाम देने वाले हैं तो मैं अपनी सारी संपत्ति भाई के नाम कर दूंगा और कह दूंगा 3 साल बाद फिर मुझे दे देना, उस 3 साल मुझे घाटा हो गया। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस फिर नापना बड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात, फिर कई बार विवाद होता है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ये सामाजिक पिछड़ापन दोनों के साथ साथ कैसे चलेगा। लेकिन न्यायालय ने दोनों के साथ साथ माना है, ऐसा क्यों आगे हम आपको 15 में बता देंगे। लेकिन आपको लगता नहीं आरक्षण सामाजिक न्याय का माध्यम था या पॉलिटिकल गुटबाजी का। भाई जैसे परिवार में कोई व्यक्ति गरीब हो गया, पूरे परिवार का दायित्व से आगे उठाया जाए, उन्हें पूरे परिवार के लिए समस्या पैदा करेगा, आप याद रखना। और अगर भारत में कोई गरीब हो गया तो मामला ही हो रहा है इस जाति का, इस धर्म का, इस, लेकिन पॉलिटिक्स में ही सूट करता है, तो हर आदमी को आप उठाओ। भाई चाइना जैसे देशों ने क्या किया, चाइना में कोई रिजर्वेशन नहीं है और यहाँ रिजर्वेशन लिटरली सबको मिल गया। और आगे आपको बता दें 1991 के बाद की दुनिया लिबरलाइजेशन की है। यूपीएससी आप छोड़ दीजिए, किसी भी फील्ड में इतनी संख्या नौकरियों की नहीं है, किसी भी सेगमेंट में खूब ही नहीं, कोई सरकार ये नहीं कर सकती, चुनावी वादे कर सकती है, हर फील्ड प्राइवेटाइज है, हर फील्ड कंपटीशन के दौर में है। आरक्षण देने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, नौकरियों की संख्या घटती जा रही है। अभी विरोधाभास आम जनता को कहाँ समझाओगे आप। बस हम ये कहते हैं, कई कई नेता तो मैं सुनता हूँ, मैं आरक्षण खत्म नहीं होने दूंगा, लिटरली आरक्षण खत्म हो गया है। अरे प्राइवेट सेगमेंट में रिजर्वेशन कहाँ अप्लाई हो रहा है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारी पहली इंडस्ट्रियलाइज पॉलिसी थी 50